चुके थे। लेकिन आज जीतू ने कबूल कर लिया कि जीतू ने ही वाइपर को धोखा देने के लिए जैकलिन को उसकी जिंदगी में भेजा था, ताकि वाइपर को दुनिया का टॉप लेवल का किलर बनाया जा सके और वाइपर जीतू के लिए काम कर सके। ये सब जानकर वाइपर का दिल टूट गया। जीतू ने वाइपर को यकीन दिलाया कि जैकलिन और उसके बच्चे की रिपोर्ट फर्जी थी और वाइपर ने जीतू के बहकावे में आकर गलती से अपने ही परिवार को मार डाला था। ये सब सुनकर वाइपर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वाइपर ने चीखते हुए कहा, जीतू, तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। बदले में जीतू बेफिक्र था। उसने लापरवाही से कहा, सपने देखना छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पिछली बार की तरह फिर से नाकामयाब रहूंगा? पिछली बार जब मैं तुम्हें मारने में नाकामयाब रहा तो विज़र्ड ऑफ ऑड्स ने मुझे काफी भला बुरा कहा, इसलिए इस बार मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। इसके साथ ही दोनों लोग भिड़ गए। उधर ध्रुव ने जसविंदर से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? जसविंदर खुद भी नहीं जानता था। एक तो वो अपने पैर हिला नहीं पा रहा था, दूसरा उसे पता भी नहीं था कि इन सांपों और जहरीले कीड़ों से कैसे निपटा जाए। उसने मुस्कुराकर कहा, वेलकम टू द जंगल। वहीं दूसरी तरफ जीतू और वाइपर भिड़ चुके थे। जीतू वाइपर के लड़ने के तरीके देखकर इतना हैरान था कि लगभग उसकी आंखें बाहर ही निकल आई थी। वो हैरानी से वाइपर को देख रहा था। वाइपर बहुत तेज और बहुत ताकतवर हो गया था। जहरीले सांपों ने उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए थे, लेकिन वाइपर की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी जीतू ने खतरनाक चाल चली और अगले पल जंगल से फिर से सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। ध्रुव ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें सदमे में आ गईं। इस समय जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो पहले से ज्यादा तेज और डरावनी थी। ध्रुव ने नजदीक से रंग बिरंगे अजगरों को देखा तो दंग रह गया। वाइपर और जीतू जब लड़ रहे थे तभी जीतू ने एक इशारा किया। अगले पल एक बहुत बड़ा अजगर वाइपर के ऊपर आकर गिरा। उसे शायद पहले से यहाँ रखा गया था। वो अजगर काफी भूखा भी था, क्योंकि अजगर ने वाइपर को पकड़ लिया और जोरदार फुफकार के साथ उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। वाइपर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अजगर की पकड़ से आजाद नहीं हो सका। जीतू ने सैटिस्फाइड होकर कहा, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म हुई। तुम इससे निपटो, मैं चला। इतना कहकर जीतू ध्रुव के पास आ गया और शांत भाव से बोला, मिस्टर गिल, बहुत दिनों के बाद मिले। जीतू जानता था कि इस समय वो पूरे फायदे में है। ध्रुव ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, बहुत दिनों से नहीं मिले। ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। क्या बात है, पूछो। जीतू ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिस डिजिटल करेंसी टीम को लीड कर रहे हो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही ध्रुव ने कहा, मेरे पास नहीं है। ध्रुव का जवाब सुनकर जीतू और भी जोर से हंसा। हाउ इंटरेस्टिंग। तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे पास नहीं है। मिस्टर गिल, तुम बहुत समझदार इंसान हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारे पापा हरमन गिल के मुझ पर बहुत एहसान है। मैं उनके खिलाफ भी जाना नहीं चाहता, पर तुम ये मत सोचो कि तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे। मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। तुम इतना तो मानते हो? हाँ। ध्रुव को जीतू की बातों पर विश्वास था। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं था और घने जंगल में मदद भी नहीं आ सकती थी। जीतू का जादू ध्रुव अपनी आंखों से देख रहा था। जीतू जब चाहे तब ध्रुव को मार सकता था, लेकिन उसके लिए डिजिटल करेंसी उसे सौंपना भी नामुमकिन था। ध्रुव कश्मकश में था। डिजिटल करेंसी ध्रुव का फैसला थी और कनिष्क की मदद से वो इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर पाया था। बाद में एक्सेंको इंटरनेशनल एंटरप्राइज से डिजिटल करेंसी के बारे में रिसर्च भी अपने हाथों में ले ली गई थी। ये एक ऐसी टेक्निक थी जो सारी दुनिया को चौंका सकती थी। जीतू ने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सोचने के लिए 30 सेकंड का समय देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वाइपर अगले 30 सेकंड तक टिक सकता है या नहीं, क्योंकि उस अजगर ने पिछले 3 महीने से कुछ नहीं खाया है। ध्रुव ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि वाइपर की हालत वाकई बहुत खराब थी। ध्रुव अब उसे देख नहीं सकता था। भले ही वाइपर टिक सकता था, पर वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके शरीर को कई सांपों ने काटा था। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाएंगे। वहीं इतना कहकर जीतू जसविंदर की ओर मुड़ा। जसविंदर को देखकर वो बहुत खुश था। वो एक नजर में बता सकता था कि जसविंदर के साथ कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर अकड़ गया था और वो हिल भी नहीं सकता था। जीतू ने एक अच्छे शरीफ इंसान की तरह ध्रुव से कहा, मैं उसकी सारी परेशानी को भी हल कर सकता हूँ। ध्रुव ने जसविंदर और फिर वाइपर की तरफ देखा। उसका समय खत्म हो रहा था। ध्रुव जानता था कि अगर वो हिचकिचाता रहा तो वाइपर असल में मारा जाएगा। ध्रुव ने तुरंत हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ध्रुव ने कंधे उचकाए और आगे कहा, जब अंडरवर्ल्ड डिजिटल करेंसी टीम बनाई गई थी तब तक डिजिटल करेंसी को मान्यता नहीं दी गई थी, इसलिए हमने एक सीक्रेट की बनाई। इस डिवाइस की मदद से तुम सभी डिजिटल करेंसी टीमों को कंट्रोल कर सकते हो और फैसला लेने वाले भी बन सकते हो। ये सुनकर जीतू रुक गया। उसे ध्रुव पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव अरबों डॉलर से भी ज्यादा की दौलत देने को तैयार था। ध्रुव के शब्द इमोशन से भरे थे। उसने कहा, अब ये तुम्हारा हुआ। इन पैसों की तुलना में मुझे वाइपर की ज्यादा परवाह है। उसने और जसविंदर ने मुझे कई बार बचाया है। अगर वो नहीं होते तो मैं कब का मर चुका होता। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें छोड़ दो। ये देखकर कि ध्रुव वाकई उन दोनों के लिए परेशान था, जीतू ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, तुम उसकी इतनी परवाह करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारी सीक्रेट की लेने के लिए क्या करना होगा?
ये बहुत आसान है, तुम मुझे अपना फोन दो और मैं इसे तुम्हें भेज देता हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग किसी को नहीं पहचानते, वो केवल आईपी एड्रेस देखते हैं। अगर तुम्हारे पास ये सीक्रेट की है तो तुम उनके बॉस बन सकते हो। फिर उसने अपना फोन ध्रुव को सौंप दिया ताकि वो उसके फोन पर सब कुछ ऑपरेट कर सके। ध्रुव भी मूर्ख नहीं था। जीतू का मोबाइल फोन लेते हुए उसने फोन में मौजूद चीजों को थोड़ी देर तक चलाया, फिर उसका काम पूरा हो गया। जीतू खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, वाओ, नॉट बैड। सारे प्रोसेस ट्रांसफर हो गए थे और अब जीतू के चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा शांत हो गई थी। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान दिखने लगी। उसके चेहरे की वो मुस्कान एक जानलेवा नजर में बदल गई। जीतू ने ध्रुव को मुक्का मारते हुए कहा, तुम बहुत भोले हो बच्चे। ध्रुव भी जीतू के इस अचानक हमले से बच नहीं सका। वो वाइपर के घर की दीवार से जाकर टकराया। जीतू का हमला इतना तेज था कि ध्रुव ने मुंह से खून उगल दिया। तुम? जमीन पर गिरने के बाद ध्रुव ने हैरानी और अविश्वास से जीतू को देखा। जीतू के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जीतू ने पलट कर जाते हुए कहा, तुम गधे हो। वैसे इन सब के लिए थैंक्स। वो पलट कर जाने लगा। बेशक ध्रुव की आंखों में वो मुस्कान नहीं देख पाया था। जाते जाते जीतू की नजर जसविंदर पर पड़ी। उसे आज खत्म नहीं किया गया तो वो आगे बहुत परेशानी खड़ी करेगा, जीतू ने मन ही मन बोला। जीतू ने सभी को यहाँ ही खत्म करने का प्लान बना लिया था। इस समय ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तात्या अभी भी लखन के साथ बातें कर रहा था। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। तात्या ने मैसेज देखा तो उसने तुरंत लखन से कहा, लखन, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। लखन भी लोमड़ी की तरह चालाक था, इसलिए लखन को पता था कि काम सच में बहुत जरूरी था। लखन ने तात्या से कहा, तात्या, हम एक अलायंस बनाएंगे और भविष्य में एक साथ लड़ेंगे। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत जरूरी काम है तो तुम उसे यहाँ निपटा सकते हो। मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ। तात्या भी अच्छी तरह से जानता था कि लखन बहुत होशियार है। वो तात्या को ऐसे जाने नहीं देगा। वैसे तो वो जाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो कुछ देर झिझकने के बाद रुककर बोला, ओके, ये अच्छी बात है कि मेरी मदद करने के लिए तुम भी यहाँ हो। इतना कहकर तात्या ने अपना फोन चालू किया और लखन देखता रहा। तात्या को जीतू ने मैसेज भेजा था। तात्या ने मैसेज पर क्लिक किया और उसे ध्यान से पढ़ा। फिर उसे पता चला कि ये डिजिटल करेंसी की थी। ये तो तात्या हैरान था। उसे खुशी के साथ साथ शक भी हो रहा था। ध्रुव जैसा स्टबर्न इंसान डिजिटल करेंसी की कैसे दे सकता है? लेकिन फिर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। लखन भी बगल में बैठा हंस रहा था। लखन के मुंह से निकला, वाह, जीतू तो कमाल का बंदा है। थोड़ी देर बाद उसने तात्या से कहा, तात्या, तुम भी गजब के इंसान हो। इस की को इतनी आसानी से पा लिया, और जीतू जैसा चालाक इंसान तुम्हें ये की क्यों देगा? तात्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, शायद तुम सच कह रहे हो। मैं पहले केडिया फैमिली के लोगों से इसे चेक कराता हूँ। पर तात्या जानता था कि जीतू ने उसे की क्यों भेजी थी। जीतू को सुंदर लड़कियां पसंद थीं और केडिया फैमिली की गिरफ्त में इस समय एक बेहद खूबसूरत औरत थी। तात्या ने उसे जानबूझकर जान से नहीं मारा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि जीतू उसे मना नहीं कर पाएगा। वो कोई और नहीं बल्कि रमोना शेट्टी थी। थोड़ी देर बाद केडिया फैमिली में डिजिटल करेंसी के लोगों ने इस की जांच कर तात्या को फोन पर कहा, बधाई हो सर, ये डिजिटल करेंसी असली है। इस की में एक्सेंको इंटरनेशनल एंटरप्राइज और हरमन के हैकर्स शामिल हैं। कह सकते हैं कि जिसके पास ये की होगी वो दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान हो जाएगा। ये की डिजिटल करेंसी पर राज करने के लिए काफी है। बधाई हो सर। ये सुनकर तात्या भी बहुत खुश था। उसके मुंह से एक बड़ी सी मुस्कान फूट पड़ी। तात्या ने सोचा कि हरमन जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। इसी के साथ तात्या ने खुशी से की पर क्लिक किया। ध्रुव की टीम भी उसके हर मूवमेंट को देख सकती थी। इधर तात्या ने क्लिक किया तो उसे हैरानी हुई कि वो एक क्लिक से ध्रुव के पीछे की कंपनी के बारे में जानकारी के साथ साथ और भी बहुत कुछ देख सकता था। सर्वेलेंस, स्टॉक सिक्योरिटीज एंड डिजिटल माइनिंग और बैंक प्रोसेसेस को भी देखा जा सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव के पास इतनी बड़ी ताकत होगी। अगर ध्रुव ने आज अपनी ताकत खो नहीं दी होती तो केडिया फैमिली के पास ध्रुव के खिलाफ लड़ने पर बचने का थोड़ा सा भी मौका नहीं होता। तात्या ने लखन की ओर देखते हुए अपना पसीना पूंछा। लखन अभी भी बहुत शांत था, लेकिन वो तात्या को घूर रहा था। तात्या जानता था कि लखन के मन में क्या चल रहा है। अब वो लोग पार्टनर्स थे तो उसे डिजिटल करेंसी की सीक्रेट की लखन के साथ शेयर करनी थी। तात्या चाहे तो मना भी कर सकता था, पर यह ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन था, विजिट अवार्ड्स के अंडर में आने वाला ब्लड मून संगठन। तात्या ने मन ही मन कहा, कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज ब्लड मून संगठन में आने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मैं अपने पास मौजूद रिसोर्सेज नहीं दूंगा तो लखन मुझे जाने नहीं देगा। तात्या ने मुस्कुराकर लखन की ओर देखा। लखन, इस डिजिटल करेंसी को पाने में तुम्हारा बहुत योगदान है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद को नहीं भूलूंगा। तात्या ने काफी मैच्योर और फर्म टोन में कहा, लेकिन लखन ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान ने तात्या को अनजाने में डरा दिया। तात्या ने खुद को संभालने की कोशिश की। कैसा रहे अगर मैं तुमको डिजिटल करेंसी में 10% शेयर दूं तो बदले में तुम केडिया फैमिली को सपोर्ट देते रहो। तात्या ने पोलाइटली कहा और लखन मुस्कुरा दिया। लखन की मुस्कान ने एक बार फिर से तात्या को डरा दिया। 10% शेयर? मुझे 30% चाहिए। 30% तो बहुत ज्यादा है। और लखन को सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा
मैं सीक्रेट की पर कंट्रोल भी चाहता हूँ। ये सुनकर तात्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। तात्या को पहले तो ये लग रहा था कि 30% शेयर मांगना दिन दहाड़े लूट है, लेकिन फिर लखन ने समझाया। तात्या, चिंता मत करो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो बेवजह पैसे मांगे। अब से तुम दुनिया की सबसे अच्छी करेंसी के मालिक हो गए हो, पर इसके कारण तुम बहुत सारे दुश्मन भी बना लोगे। उस समय कई फाइनेंशियल ग्रुप, छोटे बड़े अंडरवर्ल्ड गैंग, यहाँ तक कि देश भी तुम पर हमला कर सकते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसका सामना कर सकते हो? देखो, मेरी बात सुनो, हमारे साथ अलायंस बनाना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। लखन ने बस इतना ही कहा, लेकिन उसके कुछ शब्दों ने वाकई तात्या को बहुत शांत कर दिया था। ठीक है, यही मैं भी सोच रहा हूँ। जिस पर लखन ने हंसते हुए अपना ग्लास आगे बढ़ा दिया। चीयर्स। उधर दो बड़ी फैमिलीज इस मामले पर नजर बनाए हुए थीं। एक थी गिल फैमिली और दूसरी ओर बैठा था वेस्टलैंड का मालिक। उसने हैरानी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ध्रुव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इतना शरीफ नहीं है, लेकिन तात्या की तुलना में उसे थोड़ा शरीफ कहा जा सकता है। वो कहना मान सकता है। इस बार अगर गिल फैमिली उसकी पोजीशन में सुधार करती है और किसी तरह से डिजिटल करेंसी पर कंट्रोल करती है तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तात्या के पास अगर कंट्रोल आ गया तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मालिक के कमरे में बैठे गिल फैमिली के हाई लेवल के ऑफिसर्स के चेहरे पर उदासी थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तात्या ने 30% शेयर्स ब्लड मून को दे दिए थे। वो साफ तौर पर गिल फैमिली को चैलेंज दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ महाजन फैमिली के घर पर एक्सेंको इंटरनेशनल एंटरप्राइज में महाजन फैमिली को अचानक राहत महसूस हुई। रिजल्ट देखने के बाद कई लोग निहाल की तारीफ करते हुए बोले, निहाल अभी भी चैंपियन है। निहाल का कदम इतिहास बदलने वाला कदम था। महाजन फैमिली की हिस्ट्री में निहाल का नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। कुर्क रेगिस्तान से निकलने के बाद लाल रंग की ड्रेस वाली लड़की ने अपनी मुट्ठी कस ली। कुछ दिन पहले ही उसने ध्रुव पर नजर बनाए रखने के लिए एक ड्रोन छोड़ा था। हालांकि ध्रुव को ये बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन ध्रुव को उस लाल ड्रेस वाली लड़की से कोई परेशानी नहीं थी। ध्रुव को लग रहा था कि वो लड़की उसकी मदद कर रही है। साथ ही ध्रुव को विश्वास था कि जो शख्स उसकी प्रेमिका को बचाने के लिए तैयार है उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा भले ही ध्रुव ने देख लिया था कि वो मालिनी नहीं थी, फिर भी वो मालिनी जैसा एहसास दिला रही थी। इस समय ड्रोन की स्क्रीन ने दिखाया कि ध्रुव खतरे में था। तभी उसके बगल में बैठे नौकर ने कहा, मैम, मुझे खबर मिली है कि ध्रुव ने डिजिटल करेंसी से अपना कंट्रोल खो दिया है। वो मूर्ख? लाल ड्रेस वाली लड़की के मुंह से निकला। मैम, आप अभी भी ऐसे व्यक्ति की मदद क्यों कर रही हैं? जवाब में वो लड़की चुप रही। ध्रुव इस समय मुसीबत में था, वो केवल प्रे ही कर सकती थी। उधर जंगल में जीतू अपनी जीत से खुश होकर बाहर निकला तो देखा वाइपर अजगर की गिरफ्त से आजाद हो गया था। अजगर के टुकड़े वहां पड़े थे और जीतू के सारे जानवर भी काबू में आ गए थे। जीतू को हैरानी हो रही थी। अब जाकर जीतू का ध्यान वाइपर के डॉक्टर पर गया। वो भी जीतू की तरह प्राचीन नॉलेज को जानता था। उसी ने यहाँ का सारा खेल बिगाड़ दिया था। जब तक जीतू ध्रुव से डिजिटल करेंसी पर डील कर रहा था, तब तक डॉक्टर ने बाहर का सारा खेल ही पलट कर रख दिया। जीतू हैरत में था। यहाँ ऐसा कोई बचा ही नहीं था जिसे जीतू के काले जादू की काट आती हो। जीतू ने लगभग सभी को मार डाला था। आखिर ये डॉक्टर कौन है? ये इतना कुछ कैसे जानता है? अभी जीतू सोच ही रहा था कि वाइपर काफी तेजी से उसके पास आ गया। वाइपर बहुत गुस्से में था। उसने आते ही गुस्से में एक एक करके दांत पीसते हुए कहा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। जीतू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें सबको अपने नीचे रौंदना अच्छा लगता है? आज बताता हूँ, ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो तो कैसा लगता है। वाइपर की आवाज तीखी और दुखी लग रही थी। वाइपर के हाव भाव बेहद अजीब लग रहे थे। जीतू ने भी वाइपर में आए बदलाव को नोटिस किया। उसे वाइपर के फिर से संभलता देखकर डर लग रहा था। इस समय उनके आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जीतू ने अभी अभी जो कई बड़े सांप छोड़े थे, वो भी वाइपर के सामने पालतू जानवर की तरह खड़े थे। ये देखकर जीतू डरते हुए बोला, तुम कंट्रोल से बाहर जा रहे हो वाइपर। उसे लग रहा था कि शायद अगले ही सेकंड वो मरने वाला है। वाइपर चिल्लाया, तुम्हें नर्क से भी बदतर सजा दूंगा मैं। वाइपर इतनी जोर से चिल्लाया कि जमीन भी हिल रही थी। इस बार तो ध्रुव भी हैरान रह गया। जसविंदर घर में था, इसलिए वो अपने आसपास के हर बदलाव को लेकर काफी सेंसिटिव था। उसने ध्रुव को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और चिल्लाया, वाइपर ने अपने घर के नीचे बारूद दबा रखा है। ये जानी पहचानी गंध थी। जसविंदर ने वॉर के मैदान में कई बार इस गंध का सामना किया था। ऐसा लग रहा था कि वाइपर ने बहुत सारा बारूद नीचे दबा रखा है। वाइपर ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था। उसे पता था कि यहाँ उसका मुकाबला जीतू से होगा। वाइपर जानता था कि लड़ाई में वो अपना दिमाग खो देगा, इसलिए उसने जीतू के साथ मरने का प्लान बना लिया था। तभी अचानक वाइपर उसके सामने किसी शैडो की तरह आ गया था। अगले ही सेकंड वाइपर ने ध्रुव को अपने बाएं और जसविंदर को अपने दाएं हाथ से उठाकर सीधे अपने घर के पीछे पहाड़ी पर पहुंचा दिया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जसविंदर भी दंग रह गया। कोई भी वाइपर की स्पीड के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा था। दोनों को अपने घर से दूर छोड़ने के बाद वाइपर तुरंत जीतू की ओर दौड़ा। वाइपर पूरी तरह से अपना होश खो चुका था। ये देखकर जीतू अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था। वाइपर ने अपना हाथ उठाया और उसकी खोपड़ी पर वार किया।
वो जीतू का सिर काटने ही वाला था कि अचानक जीतू के सामने कोई परछाई आ गई। ये वही डॉक्टर था जो वाइपर की बीमारी का इलाज करने के लिए उसका पीछा कर रहा था, जिसने आज जीतू का काला जादू तोड़ा था। अचानक उसने अपनी बाहें फैलाई और वाइपर के हमले को रोकने के लिए जीतू के सामने खड़ा हो गया। कोई और नहीं पर ध्रुव जानता था कि वो डॉक्टर एक लड़की है। वो जीतू की रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई थी। अचानक डॉक्टर जोरों से रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर नहीं चाहती थी कि वाइपर यहाँ जीतू से लड़ते हुए अपनी जान दे दे। वाइपर जानता था कि जसविंदर उसे नहीं मारेगा, इसलिए उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का ये तरीका चुना था। हालांकि डॉक्टर जीतू की भी कद्र करती थी। वो नहीं चाहती थी कि जीतू यहाँ मारा जाए। वाइपर और जीतू के बीच गहरी नफरत थी। वाइपर ने हमला करते समय अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। डॉक्टर के पीछे खड़ा जीतू वाइपर को मारने का मौका तलाश रहा था। तभी वाइपर को अपने हमले के बीच होश आ गया। उसने डॉक्टर का चेहरा देखा। वाइपर को समझ में नहीं आया ये एक लड़की का चेहरा था और इसने वाइपर के लिए बहुत कुछ किया था। वहीं डॉक्टर खुद को वाइपर की नजरों से छिपाने के लिए मुड़ी तो जीतू उसे देखकर हैरान रह गया। ओह, मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो। तुम लेनी की बेटी सुजाना हो। डॉक्टर की माँ लेनी एक फेमस डॉक्टर थी। जीतू ने उससे कई तरह के जादू टोने सीखने के लिए शादी कर ली थी और शादी के बाद 1 साल के अंदर जीतू ने उसकी फैमिली के सभी मर्दों को मार डाला और परिवार की औरतों को अपनी कैद में रखकर बुरे से बुरा व्यवहार किया। वहाँ सभी जीतू से डरते थे। जीतू ने वाइपर को अपने साथ ले लिया, उसे सब कुछ सिखाया और बाद में अफवाह फैला दी कि वाइपर ही सभी को मारता है। जीतू के पागलपन से तंग आकर उस डॉक्टर की माँ ने उसका सामना किया तो जीतू ने उसे भी मारने की कोशिश की, पर वो बचकर निकलने में कामयाब रही। उसने ही अकेले सुजाना को पाल पोस कर बड़ा किया था और मरने से पहले सुजाना को सब कुछ सिखाया था। इसीलिए आज जीतू के काले जादू को वो तोड़ पाई थी। उसने अपनी माँ के मुंह से वाइपर के बारे में भी सुना था, इसलिए वो अपने पापा जीतू के गुनाहों को ठीक करने के लिए वाइपर की मदद करना चाहती थी। अभी डॉक्टर कुछ कह पाती कि जीतू ने उसके पेट में खंजर घोंप दिया। जीतू जानता था कि वाइपर डॉक्टर को बचाने की कोशिश करेगा तो शायद उसके पास बचकर भाग निकलने का मौका हो, पर तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी घाटी दहल उठी। हवा में मौजूद ड्रोन भी इस धमाके से उड़ गया। ध्रुव पहाड़ी की चोटी पर चिल्लाया, वाइपर! जसविंदर ने अफसोस जताते हुए कहा, वो अब जीना नहीं चाहता। विस्फोट की रेंज 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और करीब 10 मिनट तक लगातार विस्फोट हो रहे थे। सब कुछ थमने के बाद ध्रुव ने जसविंदर से कहा, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, और सीधे नीचे कूद गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ड्रोन कैमरे में एक ब्लास्ट दिख रहा था, जिसे देखकर वो लाल ड्रेस वाली लड़की परेशान हो गई थी। उसने तुरंत कहा, अभी किसी को उस जगह की तलाशी लेने के लिए भेजो। मैं देखना चाहती हूँ कि वो अभी भी जिंदा है या नहीं। अगर नहीं तो भी मैं उसकी डेड बॉडी देखना चाहती हूँ। जवाब में नौकर ने मुंह फुलाकर कहा, मैम, हम उसे अब कैसे देख पाएंगे? पूरी जगह धमाके में उड़ गई है। इस पर लाल ड्रेस वाली लड़की नाराज हो गई और उसने आदेश दिया, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। तुम्हारे पास हमेशा इतने सवाल क्यों होते हैं? जब नौकर ने ये सुना तभी उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने अपने लोगों को ध्रुव की खोज में भेज दिया। दूसरी तरफ ध्रुव लगातार वाइपर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। काफी देर की मशक्कत के बाद अंत में उसने वाइपर को एक बड़ी चट्टान के नीचे छुपा पाया। वाइपर ब्लास्ट के साथ ही यहाँ आ गया होगा। चट्टान बहुत मजबूत थी, इसलिए विस्फोट से उड़ाई नहीं जा सकी। ध्रुव ने वाइपर को बाहर निकाला। वाइपर का शरीर अकड़ा हुआ था, लेकिन वो चट्टान के पीछे छिपने के लिए जानबूझकर यहाँ आया था। ध्रुव ने वाइपर को बाहर निकाला तो देखा वाइपर की बाहों में वो डॉक्टर भी दबी थी। वाइपर ने उसे ऐसे दबा रखा था कि उसे कहीं से एक खरोच तक नहीं आई थी। ध्रुव ने उसे सही सलामत देखा तो पूछा, अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? कुछ समय बाद उसने जवाब दिया, तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो। फिर उसने घबराकर वाइपर को गले लगा लिया। वाइपर बेहोश था। डॉक्टर ने बंद आंखों से कहा, वाइपर जीतू को मारने के बाद आत्महत्या करने की तैयारी कर चुका था। चाहे जीतू कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, वो सुजाना का पापा था और वो उसे रोक नहीं पाई। ध्रुव ने पूछा, क्या वाइपर को अभी भी बचाया जा सकता है? डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। चांस बहुत, पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वाइपर के हाथ थोड़े कांपने लगे। वो अभी भी जिंदा है। ध्रुव ने राहत की सांस ली। अगर वाइपर मर जाता तो वो जीवन भर के लिए गिल्टी महसूस करता। डॉक्टर ने कहा, मैं पहले उसके लिए दवा बना कर लाती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर भाग गई। ध्रुव और जसविंदर पहाड़ी पर रह गए। तुम इस लेडी डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हो? ध्रुव ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है कि वाइपर उसे स्वीकार करेगा? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसके फैसले की इज्जत करता हूँ। अगर वो उसे पसंद करता है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। सुजाना मेडिकल किट लेकर वापस आई। उसने कहा, इसमें सभी एंटीडोट्स हैं। और वाइपर को ठीक करने की कोशिश करने लगी। 3 दिन बाद ध्रुव और बाकी लोग चल दिए। चलते वक्त ध्रुव कांपते हुए बोला, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आना चाहता। कुर्क रेगिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि अनिका उनके इंतजार में खड़ी थी। ध्रुव का फोन जीतू ने ले लिया था। अनिका से मिलते ही ध्रुव ने सबसे पहले निहाल को फोन किया। ध्रुव सर, मैंने आपकी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ पहले ही संभाल लिया है। हमारा प्लान एक्सेंको इंटरनेशनल एंटरप्राइज को दुनिया के शिखर पर ले जाएगा। निहाल ने कॉन्फिडेंस से कहा। ध्रुव को इस मामले की ज्यादा फिक्र नहीं थी। निहाल, क्या तुमने उस लड़की का पता निकाला जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था? ओ हाँ, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गया। हाँ, मुझे कुछ जानकारी मिली है। निहाल ने गंभीर होते हुए कहा, वो कार्टेल क्लब से है। ध्रुव ने पहले कभी इस नाम के बारे में सुना नहीं था।
ये एक ऐसा संगठन है जिसके मेंबर्स में रॉकफेलर, बुश, ड्यूपॉन्ट और गेट्स फैमिली जैसे कई विदेशी परिवार शामिल हैं। ध्रुव ने इन परिवारों के बारे में सुना था। उसने हैरानी से पूछा, वो क्या करते हैं? उनका गोल क्या है? दुनिया की नंबर 1 गिल फैमिली का इससे कुछ लेना देना है? मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वो गिल फैमिली को टक्कर दे सकते हैं। ध्रुव ने और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा, इसे भूल जाओ। मुझे अभी इस कार्टल क्लब की परवाह नहीं है। मुझे बस उस लाल ड्रेस वाली लड़की की परवाह है। मुझे उसकी पहचान और पूरा बायोडेटा चाहिए। मुझे उसकी पहचान के नाम पर कुछ नहीं मिला। ध्रुव हैरान था। उसके लोग दुनिया की बेस्ट खुफिया एजेंसियों की तरह काम करते थे, फिर भी उस लड़की की कोई जानकारी नहीं जुटा पाए। सर, ये सच है। क्या आप भूल गए हैं कि हमने पहले ही केडिया फैमिली को सीक्रेट की दे दी है? लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो लड़की कार्टेल क्लब की किसी भी फैमिली से जुड़ी नहीं है। हो सकता है कि वो कार्टेल क्लब में देखी गई हो, लेकिन चिंता मत करिए, वो मालिनी नहीं है। अगर हम उसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो हमें की वापस पानी होगी, नहीं तो ये हमें बहुत दिक्कत होगी। ध्रुव की आंखें सख्त हो गईं। कि वापस पाना मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। इसके बाद ध्रुव ने फोन रख दिया। ध्रुव जानता था कि अब वो अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे में तात्या उसकी बातचीत सुनने की कोशिश जरूर करेगा। जैसे ही ध्रुव कॉल करता, केडिया फैमिली के जासूस तुरंत तात्या को रिकॉर्डिंग भेज देते। बटलर ने तात्या से कहा, सर, ध्रुव ने अनिका के नंबर का इस्तेमाल किया। लगता है उसे हमारी जासूसी करने का पता है। इंटरेस्टिंग, तात्या ने कहा। फिर तात्या ने ऑर्डर दिया, उस पर निगरानी करते रहो और सभी को इन्फॉर्म कर दो कि ध्रुव की डिजिटल करेंसी अब केडिया फैमिली की हिरासत में है। जिस पर बटलर ने कहा, अगर गिल फैमिली को पता चला कि आपने ब्लड मून को 30% शेयर दिया है तो वो बहुत नाराज होंगे। तात्या इस वक्त 7वें आसमान पर था। उसने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं वो कितने नाराज होते हैं। कोई भी केडिया फैमिली के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तात्या ने आगे कहा, लड़ाई के मैदान में हमारी फैमिली से जुड़े उन धोखेबाजों को भी जरूर बताना। वो वंश के कारण हमें छोड़कर चले गए थे। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने फैसलों पर अफसोस करें। वर्ल्ड वेस्ट अलायंस में सभी मेंबर्स ध्रुव की डिजिटल करेंसी सौंपने की खबर से हैरान थे। क्या ध्रुव ने डिजिटल करेंसी से राइट किसी और को दे दिए हैं? हमसे केडिया फैमिली से नाता तोड़ा, अब उसने इसे केडिया फैमिली को दे दिया है। रास्ते में ध्रुव ने खबर देखी तो अनिका से पूछा, तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे छोड़ सकते हो? ध्रुव ने लापरवाही से कहा, डोंट वरी, पहले तात्या को जीत का स्वाद तो लेने दो। तात्या को पता चला कि ध्रुव ने क्यूबिक्स कंपनी का इस्तेमाल कर डिजिटल करेंसीज कंपनियों को कम कीमत पर बेचने पर मजबूर किया था। बटलर ने तात्या से कहा, सर, ये सारा ध्रुव का काम था। तात्या ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका तरीका बहुत क्रूर है, लेकिन काम करता है। ध्रुव ने क्यूबिक्स कंपनी की मदद से डिजिटल मुद्रा कंपनियों को मात दी, जिससे तात्या और केडिया फैमिली के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। बहुत ही प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम और साथ ही कंपनी को ढंग से चलाने की परेशानी। बटलर इन बातों को अच्छे से जानता था। उसने तात्या से कहा, मुझे डर है कि वो अभी भी एक्सेंको इंटरनेशनल एंटरप्राइज की डिजिटल करेंसी की इंपॉर्टेंस को नहीं जानता। ये दुनिया के पहले वर्ल्ड यूनियन बैंक की तरफ से जारी की गई करेंसी थी। जैसे ही हम इसे लॉन्च करेंगे, बाकी डिजिटल करेंसीज पर ग्रहण लगा देगी। तात्या ने हंसते हुए कहा, ध्रुव सिर्फ एक जोकर है। उसे लगता है कि वो हमसे निपटने के लिए इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। उसे बस हार मान लेनी चाहिए। उसे कभी भी सीक्रेट की वापस नहीं मिल पाएगी। तभी बटलर को एक मैसेज आया। उसने अपना सिर नीचे कर तात्या को रिपोर्ट किया। ओह सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। वेस्टलैंड में हाई रैंक ऑफिसर चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाएं। पर किस लिए? तात्या ने जानते हुए भी पूछा। बटलर ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा कि ये आमरा फैमिली के बारे में है। केडिया फैमिली की वजह से आमरा फैमिली को काफी कुछ सहना पड़ा है। इसीलिए वो इस बारे में बात करना चाहते हैं कि हम आमरा फैमिली को कैसे कॉम्पनसेट करेंगे और इस मामले को कैसे निपटाना चाहेंगे। ये सुनकर तात्या मुस्कुराते हुए बोला, काश कि यह मीटिंग सच में आमरा फैमिली को लेकर होती। शायद गिल फैमिली हमारे हाथों से डिजिटल करेंसी छीनने का मौका तलाश रही है। बटलर ने भी तात्या को याद दिलाया, ये एक जाल है, आप थोड़ा केयरफुल रहना सर। तात्या जानता था कि क्या होने वाला था, लेकिन फिर भी वो तुरंत राजी हो गया। चलो चलते हैं। मैं चाहता हूं कि वेस्टलैंड के सभी लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास क्या है, और मैं चाहता हूं कि वो मुझसे जलें। जमाना बदल रहा था और तात्या फिर से दुनिया पर कब्जा करने के लिए हेडलाइंस में आ गया था। ध्रुव कुछ दिनों से हेडलाइन से गायब हो गया था। वो एक अनजान जगह पर शांति से बैठा सही समय का इंतजार कर रहा था। उस समय तक मोहनीश भी वापस आ चुका था। मोहनीश ने गुस्से में कहा, ध्रुव, वेस्टलैंड ने तात्या और आमरा फैमिली को उस दिन के एक्सीडेंट पर बात करने के लिए बुलाया है। ध्रुव ने तुरंत पूछा, 1 वीक बाद मंडे को। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मोहनीश ने एक पल के लिए रुककर पूछा, ध्रुव, क्या तुम सही कह रहे हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अगर केडिया फैमिली भी वहां आने की हिम्मत कर रही है तो उन्होंने अच्छी तैयारी भी की होगी। ध्रुव ने मोहनीश के कंधे को थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम भी अच्छी तरह से तैयार हैं। मोहनीश को ध्रुव पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि ध्रुव अनिका को खतरे में नहीं पड़ने देगा।
बस सोचने की बात यह थी कि क्या ध्रुव की तैयारी केडिया फैमिली के लेवल की होगी या नहीं। एक सप्ताह बाद ध्रुव और बाकी सभी लोग वेस्टलैंड पहुंच गए। वेस्टलैंड समुद्र से घिरा हुआ एक आलिशान आइलैंड था। पूरा आइलैंड सुंदर और अजीबोगरीब पौधों से भरा हुआ था। यहाँ आकर लगता था जैसे स्वर्ग आ गया हो। अनिका ध्रुव के टूर गाइड की तरह काम कर रही थी। ध्रुव यहाँ पहली बार आया था, पर अनिका बचपन से यहाँ आ रही थी। जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो उसे लगा कि ये स्वर्ग है। यहाँ सब कुछ था, पैसा, खूबसूरती और रुतबा। वेस्टलैंड के बीचों बीच कई आलिशान चर्च बने थे। यहाँ की हर बिल्डिंग अलग थी, इतनी सुंदर थी कि उन्हें दुनिया का टॉप आर्किटेक्चर माना जाता था। जब ध्रुव सेंट्रल हॉल में पहुंचा तो उसने किसी को जोर जोर से बोलते हुए सुना। वो कोई और नहीं बल्कि तात्या था। तात्या अनिका की शादी केडिया फैमिली से कराने का सुझाव दे रहा था। अनिका को केडिया फैमिली में शादी करने की परमिशन देकर आमरा फैमिली को इस झगड़े को रिश्ते में बदल देना चाहिए। इसके बावजूद कि वंश अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेरे लड़के जीतू से अनिका की शादी कराकर आमरा फैमिली हमारे रिश्तों में आई हल्की सी खटास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती। अभी तात्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी नजर अनिका, ध्रुव और मोहनीश पर पड़ी। उन्हें देखते ही तात्या ने मोहनीश का मजाक बनाते हुए कहा, लगता है कि आमरा फैमिली का सबसे नाकारा लड़का भी यहाँ आया है। तात्या ने सबसे पहले मोहनीश पर हमला करना शुरू कर दिया। मोहनीश को देखकर उसने ताना मारते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा था, आमरा फैमिली बहुत से गलत काम करती है, इसीलिए उनकी फैमिली का लड़का उन्हें छोड़कर चला गया है। इसके बाद उसने जनता की तरफ देखकर कहा, अगर आप लोग इस बारे में कुछ नहीं करेंगे तो गिल फैमिली बर्बाद हो जाएगी। आप लोग जानते ही होंगे कि गिल फैमिली के प्रिंसिपल्स हैं कि केवल समझदार को ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तात्या वेस्टलैंड के हाई लेवल के ऑफिसर्स के सामने खड़े होकर भी इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। वो असल में इन लोगों को अपने बराबर का समझता ही नहीं था। उसके पास ताकत थी और बहुत डरावनी ताकत थी। जब मोहनीश ने तात्या को देखा तो वो तात्या को सबक सिखाने के लिए ऊपर जाने लगा, पर ध्रुव ने उसे रोक दिया। ध्रुव को देखते ही तात्या ने कहा, वाह, ध्रुव भी यहाँ आया है। मैंने सुना है कि उसने गिल फैमिली के सारे पैसे एक चैरिटी में दान दे दिए थे। मुझे लगता है कि ये एक सीरियस क्राइम है। तात्या ने सख्त लहजे में कहा। हालांकि ध्रुव ने उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। तभी एक बुजुर्ग ने थोड़ा सीरियस टोन में कहा, असल में ध्रुव ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उसने फैमिली को डिजिटल करेंसी पाने में मदद की थी, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट देने के लिए यहाँ बुलाया है। जवाब में तात्या ने मुस्कुराकर कहा, तो अब डिजिटल करेंसी कहाँ है? मुझसे ये मत कहना कि वो मेरे हाथ में है। वेस्टलैंड में केडिया फैमिली सबसे बड़ी फैमिली थी। यहाँ पर आइलैंड के लॉर्ड के अलावा और किसी में तात्या को अपोज करने की हिम्मत नहीं थी। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने फिर से कहा, तात्या, ये मत सोचो कि वेस्टलैंड लॉर्ड के यहाँ ना होने से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर तात्या ने एक ठंडी सांस ली। तो क्या होगा अगर मैं जो चाहूँ वो करूँ? तो क्या तुम मुझे रोक सकते हो? आज मालिक वहाँ क्यों नहीं था, ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। मैं अनिका को केडिया फैमिली की बहू बनाने जा रहा हूँ। ये सब तुम लोगों ने ही तय किया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम केडिया फैमिली को अपना वादा निभाने से रोक सकते हो? भले वंश मर चुका है, पर जीतू तो जिंदा है। कम से कम तुम्हें हमें सुधारने का मौका तो देना ही होगा, है ना? उसके बाद तात्या ने अनिका को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। अनिका ने अपने हाथों को मुट्ठियों में कसकर बंद कर रखा था। तात्या ने फिर से ध्रुव की ओर देखा और कहा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी, है ना? फिर तात्या ने मन ही मन कहा, उस जैसे निकम्मे को क्या परेशानी होगी? जब वो डिजिटल करेंसी की सीक्रेट की जैसी चीज को इतनी आसानी से सौंप सकता है, तो भला अनिका की परवाह क्यों करेगा? हालांकि अभी तात्या को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जीतू, जिसे उसने ध्रुव के लिए भेजा था, वो वाइपर के हाथों मारा जा चुका था। तुम अनिका की शादी किससे करवाना चाहती हो? जीतू से? तात्या ने खुशी से कहा, हाँ, मेरे तीसरे बेटे जीतू केडिया को सभी लोग जानते हैं। अपनी कैपेसिटी और पैसों के मामले में वो सबसे अच्छे लोगों में से एक है। वो अभी यंग और काफी केपेबल भी है। तात्या अपनी बात कहकर खुद ही अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वहीं नीचे बैठे लोग तात्या की बात पर हैरान थे। जिस पर ध्रुव ने पूछा, क्या आप श्योर हैं? तात्या ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इसमें श्योर होने की क्या बात है? तात्या की बात सुनकर ध्रुव ने उसका मजाक बनाया। आप काफी मैच्योर हैं कि आप उसके लिए सब कुछ अरेंज करने जा रहे हैं, जबकि आपको पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या मर चुका है। इस बार तात्या पूरी तरह से हैरान था। तात्या ही नहीं, वेस्टलैंड के बाकी लोग भी हैरान थे। ध्रुव वास्तव में तात्या को धमका रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई तात्या के खिलाफ जाने की? तात्या से इस तरह की बात करने की हिम्मत तो केडिया फैमिली के लोग भी नहीं करते थे। ध्रुव के शब्दों में साफ साफ धमकी थी। तात्या के हाव भाव एकदम से बदल गए थे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एलीट रैंक का एक उत्तराधिकारी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तात्या ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ नहीं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा,
मुझे लगा कि आपके बेटे को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अकेले ही विदेशों में जाकर कड़ी मेहनत कर रहा है। तात्या गुस्से में था। केडिया फैमिली के लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान क्यों रखना चाहिए? वो माइटी 7 में से एक थे। चाहे वो कहीं भी हों, दूसरे लोगों को उनसे अपनी सुरक्षा करनी पड़ती थी। केडिया फैमिली के किसी भी शख्स को कभी किसी ने धमकी तक नहीं दी थी। तात्या को लगा कि ध्रुव अपनी हाजिर जवाबी से उसे मात देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम डिजिटल करेंसी की सीक्रेट की को भी संभाल कर नहीं रख पाए, पर तुम्हारी मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत कैसे हो रही है? ऐसा लगता है कि जीतू तुमसे अच्छे से नहीं मिला है, नहीं तो ऐसी बातें नहीं करते। जीतू का जिक्र आते ही ध्रुव का दिल धड़क उठा। अगर जीतू ना होता तो वाइपर अब अस्पताल में नहीं होता। ध्रुव को यह भी नहीं पता था कि अब वाइपर की जान को खतरा था भी या नहीं। माहौल काफी टेंस हो गया था। ध्रुव और तात्या के बीच की एक दूसरे को खत्म करने की इच्छा साफ जाहिर हो रही थी, पर दोनों ही संभल कर बात कर रहे थे। जहाँ तक ध्रुव की बात थी तो वो आज अकेला आया था। ना तो उसके साथ जसविंदर था और न ही वाइपर। ध्रुव ने हल्के से ठहाका लगाते हुए कहा, जीतू मुझसे अच्छे से मिला था, इसलिए तब से अभी तक किसी से नहीं मिला है। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि जीतू अभी भी जिंदा है? ध्रुव ने जानबूझकर जीतू की लाश को एक्सपोज नहीं किया था, पर आज उसने वाइपर के घर पर हुए विस्फोट के पास ही जीतू की लाश डलवा दी थी। पर तात्या को अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। तात्या ने भौहें सिकोड़ कर कहा, क्यों नहीं? वो पहले ही मारा जा चुका है। जब वो मर रहा था तो तुम्हारे लिए उसके दिल में नफरत भरी हुई थी। उसने ये भी कहा कि वो नर्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि तुम उससे मिलने जल्दी वहां जाओ। क्या इन दिनों वो तुम्हारे सपनों में नहीं आता? तात्या ने अपने सामने रखी मेज पर थपकी देते हुए ध्रुव को देखा। तात्या गुस्से से आग बबूला हो गया था। इससे पहले किसी ने उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। इस समय वेस्टलैंड के लोग भी चुप थे। सभी भले ही दिल से ध्रुव की तरफ थे, पर सभी को मानना पड़ा कि ध्रुव बहुत एरोगेंट था। अगर ये वेस्टलैंड नहीं होता तो तात्या ध्रुव को मार डालता। जब तात्या गुस्से से सुलग रहा था, उसका बटलर जल्दी से आया और रिपोर्ट किया, सर, बुरी खबर है, जीतू मर चुका है और ये खबर आई है कि जीतू का बचा हुआ शरीर बेहद खराब हालत में है। बटलर ने सीधे तात्या को बता दिया। ये सुनकर तात्या का चेहरा काला पड़ गया। जीतू वाकई मर चुका था। वंश भी मारा जा चुका था। ध्रुव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तात्या की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर जीतू मारा गया था तो उसे ध्रुव की डिजिटल करेंसी की सीक्रेट की कैसे मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिजिटल करेंसी ध्रुव की कोई चाल हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि सीक्रेट की उसके हाथ में थी। तात्या ने अपने आप को संभाला। वो सोच रहा था कि उसे सबके सामने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। वो जानता था कि ध्रुव चालाक था। वो जानबूझकर तात्या को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि उसके हाथ में जो सीक्रेट की थी वो असली नहीं थी। तात्या ने सख्त आवाज में कहा, अगर वो मर गया है तो कोई बात नहीं। ये कहते वक्त उसकी आंखें काफी खतरनाक लग रही थीं। उधर वेस्टलैंड के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वेस्टलैंड का मालिक जल्दी आ जाए, नहीं तो पता नहीं तात्या क्या कर देगा। तात्या ने फिर से कहा, ध्रुव, मैंने तुमसे डिजिटल करेंसी पाली है। मैं तुमसे साफ कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी करो, मैं इसे तुम्हें कभी वापस नहीं दूंगा। तात्या ने ध्रुव की ओर देखकर आंखें सिकोड़ ली, मानो कह रहा हो कि ध्रुव, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। वेस्टलैंड ना होता तो तात्या ध्रुव को खत्म कर चुका होता, पर ध्रुव को उससे कोई डर नहीं था। वो हंसते हुए बोला, डिजिटल करेंसी को लॉन्च कब करने जा रहे हो? मेरा मतलब, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करोगे? तात्या ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ। ध्रुव ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि डिजिटल करेंसी की सीक्रेट की सच में तुम्हारे पास है? तात्या ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, अब बस करो। तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। और रही बात डिजिटल करेंसी की सीक्रेट की तो कोई भी आ जाए, मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। ध्रुव ने सिर हिलाया। तात्या सही कह रहा था। ध्रुव फिर भी हंसते हुए बोला, तुम भविष्य में मुझसे फिर से इन कीज को मत मांगना। तात्या हैरान था। अभी अभी ध्रुव ने उससे कहा था कि तात्या ध्रुव से सीक्रेट की वापस लेने की भीख मांगेगा। ये किस तरह का मजाक है? तात्या ने ठंडी सांस ली और कहा, मुझे दुख है कि तुमको निराश होना पड़ेगा। मैं अब सीक्रेट की के सभी ऑपरेशन सीख गया हूँ। मैंने डिजिटल करेंसी डिपार्टमेंट के सभी लोगों के साथ डिनर किया है और साथ ही मैंने उनकी सैलरी भी डबल कर दी है। शुरू में लोगों ने सोचा कि अगर तात्या गिल फैमिली के ध्रुव को डिजिटल करेंसी वापस करने की कोशिश के लिए आगे आता है तो उन्हें भी कुछ फायदा हो सकता था। पर तात्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका डिजिटल करेंसी वापस लौटाने का कोई इरादा नहीं है। उसकी आंखों के एक्सप्रेशंस कह रहे थे कि वो डिजिटल करेंसी को छोड़ने वाला नहीं था। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाकर तात्या से कहा, ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुम इस करेंसी से लोगों और कुछ फैमिली को कंट्रोल कर रहे हो, है ना? तात्या को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव को ये भी पता होगा। अगले सेकंड तात्या ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम सच में काफी होशियार हो। वहाँ मौजूद सभी लोग जानते थे कि केडिया फैमिली के लोगों का व्यवहार इसी तरह का था। जब तक वो इन लोगों को पैसे कमाने में मदद करने के लिए फंसाते रहेंगे, तब तक न केवल वो सभी ज्यादा पैसे कमा सकते थे, बल्कि वो लोग अपनी फैमिली की सुरक्षा भी कर सकते थे। फिर भी अगर वो ध्रुव की मदद करते तो वो सभी पूरी तरह से बर्बाद हो सकते थे। अब वेस्टलैंड की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। एक पल में लगभग सभी समझ गए कि आज तात्या इतना शौक कैसे हो गया था। शायद भगवान भी उसे रोक ना पाते।
आइलैंड के मालिक की तो क्या ही बात। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ध्रुव भी इतना शो कैसे था। लेकिन ध्रुव सिर्फ कंफर्म ही नहीं था, ध्रुव बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रहा था। ध्रुव ने तात्या पर एक नजर डाली और हंस पड़ा। तात्या अपनी भौएं सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया, पर उसे हैरानी इस बात की हो रही थी कि ध्रुव भी हंस रहा था। तात्या ने हैरानी से पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? ध्रुव अनिका के सामने खड़ा होते हुए बोला, मैं यहाँ आया हूँ तो मैं तुम्हें सच बता दूं, मैं आज तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने आया हूँ। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। उसने तात्या की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। तुम इन 3 मिनटों के भीतर जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे दया की भीख मांगोगे, पर मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अनिका के कहने पर भले ही मैं तुम्हें माफ कर दूं। अगर अनिका ने मना कर दिया तो भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। ध्रुव की बात खत्म होते ही वेस्टलैंड में हंगामा मच गया। सभी हैरान थे। ध्रुव तात्या को धमकी दे रहा था, पर तात्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जोर से हंस दिया और हंसते हंसते बोला, ध्रुव, क्या तुम कब्र पर पांव लटका चुके हो? क्या इसीलिए तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? ध्रुव चुप रहा और चुपचाप बस अपनी घड़ी देखता रहा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 3 मिनट बाद तात्या ने कहा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कैसे पेश आओगे। तुम दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। ध्रुव ने अपना मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, बधाई हो, मेरी जिंदगी का बुरा वक्त खत्म हो गया है और तुम्हारा शुरू हो गया है। इसके बाद उसने निहाल को मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, टेक एक्शन। दूसरी तरफ निहाल जो वाइल्ड वेस्ट अलायंस में था, उसने कॉन्फिडेंटली कहा, मुझे लगता है कि लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते, है ना? वाइल्ड वेस्ट अलायंस के साथ इतने लंबे समय तक रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग अब तक हम पर विश्वास कर रुके रहे, वो दुनिया का सबसे पागलपन भरा शो देख सकते हैं। तात्या अपने मोबाइल फोन को देखता रहा। अब भी उसके पास डिजिटल करेंसी की सीक्रेट की को कंट्रोल करने का अधिकार था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग उससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। आखिरकार कई परिवारों की जान इस समय तात्या के हाथों में थी। बटलर ने अचानक कहा, सर, फिर से कुछ हुआ है। मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हमने जिन प्रोग्रामर की फैमिली को अपनी गिरफ्त में लिया था, वो असली लोग नहीं है, वो फैमिली ही नकली है। बटलर ने एक सांस में सब कुछ बता दिया। तात्या ये सुनकर हैरान रह गया और उसने तुरंत पूछा, तो वो लोग कौन है? बटलर ने लगभग रोते हुए कहा, वो सभी कनिष्क के आदमी हैं। वो सभी ब्लेज फ्यूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेल ट्रेन्ड एजेंट हैं। हमारे सभी लोग जिन्होंने उन्हें पकड़ा था मारे गए हैं। उन एजेंटों ने हमारे बेस में घुसपैठ कर ली है और साथ में एजेंट्स ने उन सभी लोगों को बचा लिया है जिन्हें हमने अपनी गिरफ्त में लिया था और धमकाया था। तात्या ने ठंडी सांस ली। अब जो हो रहा था वो तात्या के लिए एक न्यूक्लियर बम से कम नहीं था। ध्रुव ने ब्लेज फ्यूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से चुपके से अंदर घुसने और अपने लोगों को बचाने के लिए कहा था। अब ध्रुव दुनिया का हीरो बनने जा रहा था। तात्या माइटी 7 में से एक था। वो भी ये नहीं जानता था कि अब क्या करना है। बटलर ने तात्या से पूछा, सर, अब हमें क्या करना चाहिए? केडिया फैमिली के अंडर जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को वापस भेज दिया गया है। अब वो सभी ध्रुव को सपोर्ट कर रहे हैं। बटलर ने पूछा,
तात्या, तुमने वेस्टलैंड में ध्रुव पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? जवाब में तात्या ने दुगने गुस्से से कहा, तुम लगातार केडिया फैमिली पर हमला करते रहे हो और वेस्टलैंड में हमें बेइज्जत करने की कोशिश की। तुम ध्रुव से डरते होगे, लेकिन मैं नहीं डरता। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ ठीक समय पर आ गए, नहीं तो आज मेरे गुस्से की जद में जो आता वो मारा जाता। जवाब में वेस्टलैंड के मालिक ने शांति से कहा, ठीक है तात्या, तुम्हारे मन में जो कुछ भी भरा है वो तुमने उगल दिया। तुम मेरे सामने झुकने से मना कर सकते हो, लेकिन क्या तुम कबीले का कहा मानने से भी मना कर सकते हो? इतना कहकर वेस्टलैंड के मालिक ने एक बॉक्स निकालकर तात्या की ओर बढ़ाया। एक लकड़ी का बॉक्स था जिसके बाहर डॉलर का निशान बना था। तात्या उस बॉक्स को अच्छे से जानता था। ये बॉक्स केवल सीरियस मामलों में ही दिखाई देता था। तात्या ने पूछा, इसमें क्या मैसेज भेजा गया है? इसमें ध्रुव के बारे में एक मैसेज भेजा गया है। ये सुनकर तात्या ने ताना मारते हुए कहा, मुझे पता है कि ये किस बारे में है। तुम लोग ध्रुव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? कोई बात नहीं, तुम्हें इसके लिए अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसने गिल फैमिली की सारी जमा पूंजी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दी है। वेस्टलैंड के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीले ने ध्रुव के स्टेटस को बढ़ाकर गॉड लेवल का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है। तात्या ने अपने आगे बढ़ते कदमों को अचानक से रोक दिया। उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से भरी हुई थीं। पर वेस्टलैंड के मालिक ने तात्या को समझाते हुए कहा, तुम्हारा फैमिली के किसी फैसले के खिलाफ ऐसे जाने में कोई फायदा नहीं होगा। ध्रुव के प्रमोशन को न केवल गिल फैमिली के बड़े लोगों ने सपोर्ट किया है, बल्कि कबीले के लीडर भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुद आकर ध्रुव से मिलेंगे और उसे इस प्रमोशन के बारे में गाइड भी करेंगे। अब ध्रुव की रैंक गॉड लेवल के वारिस की हो गई है। इस समय उसके ऊपर केवल कबीले का लीडर है। इन शॉर्ट, उसकी रैंक अब तुम्हारे बराबर होगी। वो अब से कबीले के लीडर के अंडर में काम करेगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि तुम ध्रुव से माफी मांगो और आपसी मन मुटाव को यहीं खत्म कर दो, या तुम ध्रुव से दुश्मनी कर कबीले के सभी लोगों को नाराज कर दो। इससे कोई फायदा नहीं होगा, बस केडिया फैमिली के दुश्मन बढ़ जाएंगे। तात्या हैरान था। शायद गिल फैमिली की स्थापना के बाद आज पहली बार कोई शख्स इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल तक प्रमोट किया गया है। ध्रुव गलत था, उसे सजा देने के बदले प्रमोट किया जा रहा था। तात्या केडिया अच्छे से जानता था कि उसकी डिजिटल करेंसी की टेक्निक के कारण ही उसे ये प्रमोशन मिला है। गिल फैमिली अब केडिया फैमिली से नाराज हो गई थी। तात्या ने इनडायरेक्टली विज़ार्ड ऑफ ऑज को 30% शेयर्स दिए थे। ये तात्या की सबसे बड़ी गलती थी। उससे भी बढ़कर करेंसी अभी भी ध्रुव के पास ही थी। उस पर केडिया फैमिली से जुड़े इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स उस पर हैकिंग का इल्जाम लगा रहे थे। साथ ही अब गिल फैमिली केडिया से संभल कर रहेगी और ध्रुव की रैंक भी बढ़ गई थी। ध्रुव ने उसे बर्बाद कर दिया था। ध्रुव के पास इस लेवल का शातिर दिमाग भी है और कॉन्फिडेंस भी, इसीलिए वो आज यहाँ तक पहुँच पाया है। तात्या गिल फैमिली की प्लानिंग को समझकर मनी मन ध्रुव की तारीफ के बिना न रह पाया। तात्या ध्रुव को सबक सिखाना चाहता था, पर वेस्टलैंड के मालिक ने उसे रोक लिया था। वहीं वेस्टलैंड के लोग इस समय गॉड लेवल के वारिस के बारे में ही बात कर रहे थे। ध्रुव को कबीले के लीडर ने प्रमोट किया था। तभी वेस्टलैंड के मालिक ने तात्या को याद दिलाया, तात्या, तुम वहां क्यों खड़े हो? तुम्हें भी ध्रुव को बधाई देनी चाहिए। तात्या ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर गिल, बधाई हो। ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे झाड़ रहा था। मुझे तुम्हारी बधाई की जरूरत नहीं है। इस बधाई के बदले कुछ प्रैक्टिकल चीजें दो तो खुशी होगी। तात्या को इस तरह बेइज्जत कभी किसी ने नहीं किया था। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझसे पैसे ऐंठने की हिम्मत कर रहे हो? गिल फैमिली ने तुम्हें अच्छा अलाउंस दिया है, फिर भी मुझसे क्यों मांग रहे हो? क्या गिल फैमिली ने एक निखट्टे आवारा को प्रमोट कर दिया है? तात्या ने अपनी स्लीव्स ऊपर उठाई और चला गया। उसके जाते ही वेस्टलैंड का माहौल भी थोड़ा शांत हो गया। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, उसकी चिंता मत करो। चलो अभी एक मीटिंग में जाना है। और हाँ, सबसे पहले मेरी तरफ से इस प्रमोशन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। ध्रुव लगातार तात्या को घूर रहा था, जिस पर वेस्टलैंड के मालिक ने पूछा, क्या हुआ? ध्रुव ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तात्या का इंतजार कर रहा हूँ। वो यहाँ आकर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी की भीख मांगेगा। तात्या कोई ऐसा इंसान नहीं था जो दया की भीख मांगने के लिए झुक जाए, पर ध्रुव की आंखों में कॉन्फिडेंस और विल पावर को देखकर मालिक को किसी की याद आ गई। ध्रुव की आंखों में वही दिख रहा था जो उसके पापा हरमन गिल की आंखों में दिखता था, और दोनों ही बाप बेटे माहिर खिलाड़ी थे। वेस्टलैंड का मालिक समझ गया था कि तात्या ध्रुव के पैरों पर जब गिरकर माफी मांगेगा, उसके बाद ही ध्रुव यहाँ से हटेगा। उधर अकेले में तात्या ने अपने बटलर से पूछा, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? तात्या का फोन लगातार बज रहा था, क्योंकि उससे जुड़े लोग इतनी तेजी से बदलते हालात के आगे डर गए थे। लोग काबू से बाहर होते जा रहे थे। सारी उम्मीदें धुआं हो गई थी। तात्या को आज केडिया फैमिली से जुड़े हर शख्स ने फोन कर दिया था। केडिया फैमिली हमेशा एक सीक्रेट प्लेयर की तरह काम करती थी। वो हमेशा से ही पावरफुल रहे थे, क्योंकि उनके पास लोगों का सपोर्ट था। आज केडिया फैमिली के सभी इन्वेस्टर बर्बाद होने वाले थे, बल्कि हो चुके थे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कल तक उसके सभी दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। केडिया फैमिली भले इन्वेस्टर के गुस्से की परवाह न करे, लेकिन अगर सभी एक साथ उनके खिलाफ हो जाएंगे तो केडिया सच में बर्बाद हो जाएगा।
बटलर ने सिर हिलाते हुए कहा। कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमारे पास डिजिटल करेंसी बनाने की टेक्निक हो तो ध्रुव के पास एक्सेंको इंटरनेशनल एंटरप्राइज है, लेकिन हमारे पास नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट लॉस की भरपाई के लिए हमारे पास यही आखिरी रास्ता है। तात्या जानता था कि इसका मतलब था कि उसे ध्रुव से भीख मांगनी होगी, लेकिन तात्या ध्रुव से भीख मांगने के लिए तैयार नहीं था, भले वो गॉड लेवल का वारिस ही क्यों ना हो। तात्या को अब भी लग रहा था कि ध्रुव इस लायक नहीं था। बटलर ने दोहराया। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। बटलर के कहने पर तात्या ने आंख बंद कर ली और पलटकर ध्रुव की तरफ चल दिया। ध्रुव ने अनिका से कहा, देखो, मैंने कहा था कि वो मुझसे भीख मांगने आएगा। कुछ समय बाद तात्या वापस आया। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, उसका फोन लगातार बज रहा था। उससे जुड़े लोग अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तात्या आकर चुपचाप ध्रुव के सामने घुटनों पर बैठ गया और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, ध्रुव, मुझे उम्मीद है कि अब तुम मेरे लोगों को छोड़ दोगे। ध्रुव ने कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए कहा, क्या? मैं कुछ समझा नहीं। तात्या ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लोगों के पैसे लौटा दो जो काट दिए गए थे। वेस्टलैंड में सभी इस सीन को देखकर हैरान थे। उन्हें उम्मीद थी कि तात्या ध्रुव को छोड़ेगा नहीं, पर यहाँ तो तात्या ही ध्रुव के पैरों पर गिरा हुआ था। ध्रुव ने सख्त आवाज में कहा, मैंने किसका पैसा काट लिया? मुझे गिल फैमिली से अच्छे अलाउंस मिलते हैं। मैं कोई निकट्टू आवारा इंसान भी नहीं हूँ जो किसी के पैसे काटे। मैं साफ कर देता हूँ कि मैं साफ सुथरा बिजनेस करता हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची है? ध्रुव ने तात्या को उसी की भाषा में जवाब दे दिया था। तात्या ने भी बगैर किसी अकड़ के अपनी गलती मान ली। इसका मिस्टर गिल से कोई लेना देना नहीं था। मैं ही लालची था और मिस्टर गिल की डिजिटल करेंसी हथियाने की कोशिश कर रहा था। वेस्टलैंड और गिल फैमिली चौंक गए। ध्रुव ने माइटी तात्या केडिया को सच में घुटनों पर ला दिया था।